हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 20 एमसीक्यू जो नॉर्सेट से जो प्रीवियस ईयर में रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, और साथ में डिटेल एक्सप्लेन करेंगे उनको, ताकि उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो कवर हो जाएंगे इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्योंकि हमने लास्ट जो 40 क्वेश्चन है वो दो क्लासेस के अंदर डिस्कस कर लिए हैं, तो आप जाइए और दो जो क्लासेस हैं उनको चेक इट आउट कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से, बिना किसी टाइम वेस्ट के। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, द यूजुअल ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज इंसिपिडस इज विद आईएम और एससी इंजेक्शन ऑफ वेसोप्रेसिन टीनेट इन ऑयल। एक डायबिटीज इंसिपिडस का पेशेंट है जिसको आईएम और एससी इंजेक्शन हम लगा रहे हैं, वेसोप्रेसिन टिनेट ऑयल जो बेस्ड है, ऑयल बेस्ड जो इंजेक्शन है उसका हम इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो नर्सिंग केयर रिलेटेड टू द क्लाइंट रिसीविंग आईएम वेसोप्रेसिन टिनेट वुड बी इंक्लूड। तो हम उसको जो आईएम इंजेक्शन या एससी इंजेक्शन जो टिनेट इन ऑयल का लगा रहे हैं उसके अंदर जो एक नर्सिंग ऑफिसर है उसको क्या ध्यान रखने की, जो उसके इंस्ट्रक्शन है उसको क्या ध्यान रखना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन फर्स्ट है, जो वेट वंस ए वीक एंड रिपोर्ट टू द फिजिशियन एनी वेट गेन ऑफ 10 एलबीएस, इस पे ध्यान देना है। सेकंड है, लिमिट फ्लूइड इनटेक टू 500 ml पर डे। थर्ड है, स्टोर द मेडिकेशन इन रेफ्रिजरेटर एंड अलाउ टू स्टैंड एट रूम टेम्परेचर फॉर 30 मिनट प्रायर टू द एडमिनिस्ट्रेशन। और फोर्थ है, होल्ड द वायल अंडर द वार्म वाटर 10 to 15 मिनट्स एंड शेक विग्रेसली, ये इंपॉर्टेंट है, बिफोर ड्रॉइंग मेडिकेशन इनटू द सिरिंज। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है वेट वंस ए वीक। तो आपको ध्यान देना है कि वंस ए वीक वेट नहीं करना है, हमें डेली वेट करना है। कैसा वेट करना है? डेली वेट करना है। तो वंस ए वीक अगर वेट का बोल रहा है तो ऑप्शन ये यहीं पे गलत हो जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो वंस ए वीक ना होके क्या होगा, डेली वेट होगा। चलिए तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है, लिमिट फ्लूइड इनटेक 500 ml पर डे। देखिए 500 ml पर डे लिमिट नहीं करना होता है। जो फ्लूइड इनटेक है उसको हमें यूरिन आउटपुट, जितना हमारे पास यूरिन आउटपुट आया है उसके साथ में 400 to 600 ml हमें क्या देना होता है, फ्लूइड इनटेक देना होता है। तो एक रेस्ट्रिक्ट अमाउंट 500 ml नहीं देना है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। देखिए थर्ड ऑप्शन है, स्टोर द मेडिकेशन इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना है एंड अलाउ टू स्टैंड एट रूम टेम्परेचर फॉर 30 मिनट प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल हमें जो रूम टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेटर से निकालने के बाद में जो मेडिकेशन है उसको रखना है एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए। बट ध्यान रखें इसको हमें 30 मिनट तक नहीं रखना होता है, इसको हमें कितना रखना होता है, केवल 10 to 15 मिनट, ओनली 10 to 15 मिनट तक हम इसको रखते हैं। तो हमारा ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए, दो तरीके होते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक वो होता है जिसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर पता हो, और दूसरा होता है एलिमिनेटेड मेथड। आप एलिमिनेट करके जो बाकी के ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करके और राइट आंसर को चूज कर सकते हैं। तो जो फोर्थ ऑप्शन है, होल्ड द वायल अंडर वार्म वाटर 10 to 15 मिनट। देखिए ये हमारा जो एक पॉइंट है 10 to 15 मिनट, ये क्या है, 10 to 15 मिनट तक अंडर वार्म वाटर के अंदर वायल को रखना है एंड शेक विग्रेसली। देखिए बहुत सारे बच्चे इस पर्टिकुलर जो वर्ड है विग्रेसली, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि विग्रेसली वर्ड एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है किसी भी ऑप्शन पे। तो हमें लगता है कि ऑप्शन गलत है, बट ऐसा नहीं है। विग्रेसली हमें उसको क्या करना है, शेक करना है। उसका एक रीजन है, क्योंकि वाइल के अंदर जो टिनेट ऑयल सस्पेंशन है, देखिए ऑयल सस्पेंशन होने के कारण, ऑयल सस्पेंशन होने के कारण उस पर्टिकुलर वाइल को विग्रेसली हमें क्या करना है, शेक करना है, जिससे जो सॉल्युबिलिटी, जो ऑयल बेस्ड मेडिकेशन है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जो पर्टिकुलर मेडिकेशन है वो रेडी टू एडमिनिस्टर है। ठीक है, तो हमें कैसा करना है, शेक विग्रेसली करना है बिफोर ड्रॉइंग मेडिकेशन इनटू द सिरिंज। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर पोजिशनिंग फॉर द चाइल्ड हु इज ब्रेन ट्रैक्शन इज। एक बच्चा है जिसको क्या लगा हुआ है, ब्रेन ट्रैक्शन लगा हुआ है, उसके लिए प्रॉपर पोजिशनिंग क्या होगी। चलिए, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है, बोथ हिप्स आर फ्लेक्स्ड एट 90 डिग्री एंगल विद द नी एक्सटेंडेड एंड द बटक्स एलिवेटेड ऑफ द बेड।
सेकंड है बोथ लेग एक्सटेंडेड एंड द हिप आर नॉट फ्लेक्स्ड। थर्ड है द अफेक्ट लेग एक्सटेंडेड विद द स्लाइट हिप फ्लेक्शन। फोर्थ है बोथ हिप्स एंड नीज मेंटेन एट 90 डिग्री फ्लेक्शन एंगल एंड द बैक फ्लैट ऑन द बेड। तो बताइए क्या आंसर होगा। चलिए ब्रांड ट्रैक्शन के बारे में देखते हैं। ब्रांड ट्रैक्शन कुछ ऐसा होता है जिसमें एक बेबी होता है जिसका जो सरफेस होता है, जो बैक होता है, वो क्या होता है, फ्लैट होता है। और फ्लैट होने के बाद में जो इसका इसके जो हेड पोर्शन होता है उसके नीचे पिलो नहीं होता है। एक बार एम्स एम्स दिल्ली 2019 का क्वेश्चन था, उसके अंदर स्लाइटली इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, उसमें स्लाइटली एक ही चेंजेस था। बेबी के हेड के नीचे क्या लगा दिया था उन्होंने, पिलो लगा दिया था। और एक जो ऑप्शन था उसके अंदर विदाउट पिलो था। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, दोनों में डिफरेंस है, तो हम क्या नहीं करना है, पिलो नहीं होना चाहिए। अच्छा सेकंड, इसके अलावा क्या है बेबी का, फ्लैट बैक है, फ्लैट क्या है, हेड है। इसके साथ में जो हिप है वो स्लाइटली क्या है, देखिए अब गौर लगाएंगे, स्लाइटली अपवर्ड पोजीशन के अंदर उसके क्या है, हिप है। और जो एंगल बन रहा है, किसका एंगल, जो लेग का एंगल है, वो कैसा एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो इसको, 90 डिग्री एंगल बन रहा है इसका। तो जो बैक जो उसका फुट है उसका 90 डिग्री एंगल बनता है और स्लाइटली हिप क्या रहते हैं, एलिवेटेड रहते हैं। तो ये क्या है, ब्रेन ट्रैक्शन है। चलिए तो अब कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर, देखिए तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें क्या है, राइट आंसर है। बोथ हिप आर फ्लेक्स्ड एंड 90 डिग्री एंगल विद द नी एक्सटेंडेड एंड बटक्स एलिवेटेड ऑफ द बेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द predominant purpose of the first APGAR scoring of a newborn is to, प्रीडोमिनेंट पर्पस, एबगार स्कोरिंग करने का क्या पर्पस है, एबगार स्कोरिंग करने का क्या पर्पस है। सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट है डिटरमाइन ग्रोस एबनॉर्मल मोटर फंक्शन। सेकंड है ऑब्टेन ए बेसलाइन कंपैरिजन विद द इन्फेंट फ्यूचर एडेप्टेशन ऑफ द एनवायरमेंट। थर्ड है इवेलुएट ऑफ द इन्फेंट वाइटल फंक्शन मतलब वाइटल साइन। और फोर्थ क्या है, डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। तो क्या जांच करने के लिए हम एबगार स्कोरिंग करते हैं, देखिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है डिटरमाइन ग्रोस एबनॉर्मल मोटार फंक्शन, तो क्या है, मोटार फंक्शन को एबगार स्कोरिंग से क्या नहीं करते हैं, स्कोर नहीं करते हैं। तो मोटार फंक्शन को नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, ऑब्टेन ए बेसलाइन कंपैरिजन विद द इन्फेंट फ्यूचर अडेप्टेशन। देखिए बच्चे का फ्यूचर अडेप्टेशन के लिए नहीं करते हैं, प्रेजेंट वाइटल अडेप्टेशन के लिए क्या किया जाता है, बच्चा की जो प्रेजेंट में क्या कंडीशन है बच्चे की, वो चेक की जाती है, फ्यूचर अडेप्टेशन के लिए नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इवेलुएट द इन्फेंट वाइटल फंक्शन, बिल्कुल सही, वाइटल फंक्शन को इवेलुएट करने के लिए किया जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ 1 और 5 मिनट पे 2 बार किया जाता है। वर्जीनिया एफगार ने ये जो एफगार स्कोरिंग है वो दिया है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, वर्जीनिया एफगार ने दिया है, 1 और 5 मिनट पे 2 बार किया जाता है। और इवेलुएट द फंक्शन एट वाइटल फंक्शन को इवेलुएट करने के लिए दिया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन है सी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। देखिए कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन के लिए एबगार स्कोरिंग नहीं किया जाता, एबगार स्कोरिंग जो है वाइटल फंक्शन के लिए किया जाता है। अगर कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है तो उसको भी डिटरमाइन किया जाता है, लेकिन जो प्राइमरली इसका गोल होता है वो क्या होता है, वाइटल फंक्शन का। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लास्ट क्लास में भी हमने एबगार स्कोरिंग के बारे में बात की है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो इसका जो चार्ट है वो आप देख लीजिए। एबगार स्कोरिंग के अंदर तीन जो होते हैं इसके अंदर पर्टिकुलरली जो एपगार APGAR 5 इंडिकेटर होते हैं। और इसके अलावा इसमें 3 पॉइंट होते हैं, 0 1 2। एपगार अपीयरेंस स्किन कलर रहता है, अगर ब्लू है तो 0 पॉइंट देंगे, अगर पिंक बॉडी है, ब्लू एक्सट्रीमिटीज है, इसको क्या बोलेंगे, अगर ब्लू एक्सट्रीमिटीज है और पिंक बॉडी है तो क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं, एक टर्म आता है एक्रोसाइनोसिस। क्या बोलेंगे इसको, एक्रोसाइनोसिस। उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, उसको 1 पॉइंट देंगे। एक्रोसाइनोसिस करके भी क्वेश्चन में दे दिया जाता है। अगर बेबी की बॉडी पिंक है, मतलब प्रॉपर उसके अंदर ऑक्सीजनेशन हाइपोक्सीमिया नहीं हो रखा है, तो हम उसको कितना पॉइंट देंगे, 2 पॉइंट देंगे।
सेकंड है पल्स। पल्स अगर एब्सेंट है तो हम कितना 0 पॉइंट देंगे, बिलो 100 है तो कितना देंगे, 1 पॉइंट देंगे, और अगर ओवर 100 है, मान लो 120 है, अगर 110 है तो हम कितना पॉइंट देंगे, 2 पॉइंट देंगे। ग्रेमांस मतलब रिफ्लेक्स उसका जो है वो कैसा है, बिल्कुल फ्लॉपी है, बिल्कुल एब्सेंट है तो 0 नंबर देंगे। मिनिमम रेस्पॉन्स है तो 1 देंगे, और अगर प्रॉपर रेस्पॉन्स आ रहा है स्टिमुलेशन पे तो कितना देंगे, 2 पॉइंट देंगे। थर्ड है, फोर्थ है एक्टिविटी। अगर एक्टिविटी में कहते हैं मसल टोन, तो अगर बिल्कुल मसल टोन एब्सेंट है तो 0 पॉइंट देंगे। फ्लेक्स्ड आर्म एंड लेग्स जो है बिल्कुल फ्लेक्स्ड हैं तो हम कितना पॉइंट देंगे, 1 देंगे। और अगर बिल्कुल एक्टिव है, मतलब फ्लेक्स भी कर रहा है और एक्सटेंड भी कर रहा है, तो कैसे देंगे, 2 पॉइंट देंगे। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अगर एब्सेंट है तो 0 पॉइंट। स्लो एंड इरेगुलर है तो कितना देंगे, 1 पॉइंट। और विग्रसली क्राई कर रहा है, विग्रसली क्राई कर रहा है बेबी, देखिए यहाँ पे जो वर्ड है विग्रसली, इसका मतलब है बेबी ये नॉर्मल है, तो विग्रसली क्राई कर रहा है तो भी कितना देंगे, 2 पॉइंट देंगे। और यहाँ भी जो बेबी का रेस्पिरेशन रहेगा ये एबनॉर्मल ही, सॉरी एबनॉर्मल नहीं, इरेगुलर। कैसा रहेगा, इरेगुलर। जो नॉर्मल बेबी का रेस्पिरेशन होता है, नॉर्मल बेबी का रेस्पिरेशन होता है वो कैसा होता है, इरेगुलर होता है। ठीक है, 32-35 ब्रीथ पर मिनट इरेगुलर रहता है। ठीक है, तो ये एबगार स्कोरिंग है। चलिए, टोटल पॉइंट कितने होते हैं, 10, और मिनिमम पॉइंट कितने हो सकते हैं, 3। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। टोटल 10 होते हैं और मिनिमम कितना रहेगा, 3। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। Hematotempanum and otorrhea are associated with which of the following head injury? जो हेमेटोटेम्पनम है और ओटोरिया है। हेमेटोटेम्पनम का मतलब क्या होता है, ब्लड बिहाइंड द ईयर ड्रम। क्या बोलेंगे, ब्लड बिहाइंड द ईयर ड्रम। और ओटोरिया का मतलब क्या होता है, ओटोरिया का मतलब क्या होता है, CSF प्रेजेंट इन, कहां पे, ईयर, या लीकिंग इन ईयर, इसको क्या कहते हैं, ओटोरिया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि हिमेटोटिम्पेनम एंड ओटोरिया ये दोनों कंडीशन किस हेड इंजरी की होती है। तो सबसे पहला ऑप्शन इसके अंदर है बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, सेकंड है सबड्यूरल हिमेटोमा, थर्ड है एपिड्यूरल हिमेटोमा, और फोर्थ है फ्रंटल लोब फ्रैक्चर। देखिए काफी आसान है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है, तो इसका सही आंसर क्या है, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। क्या है, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। तो देखिए इसके बारे में एक दो चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए, हमारा टॉपिक है बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। क्वेश्चन बहुत आए हैं इस पे। इसमें क्या होता है, ब्लड बिहाइंड द ईयर ड्रम। सेकंड क्या रहेगा, CSF लीकिंग फ्रॉम ईयर आर इंडिकेशन ऑफ ड्यूरल लेसिरेशन। अगर CSF लीक हो रहा है तो किसका इंडिकेशन है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ड्यूरल लेसिरेशन का। ड्यूरल लेसिरेशन का क्या है, साइन है। थर्ड, थर्ड अगर देखें तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर एक साइन आता है जिसका नाम है डबल रिंग साइन। ये क्वेश्चन आ चुका है। इसी का दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम क्या है, होलो साइन। क्या नाम है इसका, होलो साइन। ये साइन क्या होता है, इसके इस साइन, इस पर्टिकुलर साइन के अंदर क्या होता है, एक रिंग फॉर्मेशन होता है। एक रिंग फॉर्मेशन होता है किसका, ब्लड का प्लस किसका होता है, CSF। तो जो ब्लड होता है उसमें रेड कलर आउटसाइड, और इनर साइड में कैसा रहता है, येलो। जब हम कॉटन से जो ओटोरिया हो रहा है उसका एक टेस्ट करते हैं, कॉटन जब उस पे प्लेस करते हैं, ओटोरिया की जो सिक्रेशन है उसमें अगर प्लेस करते हैं तो वहां पे जो कॉटन के ऊपर एक रिंग का फॉर्मेशन होता है, जो आउटर कैसी दिखती है, रेड कलर की, और इनर में कैसी दिखती है, येलो कलर की। इसी को क्या कहा गया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, डबल रिंग साइन और होलो साइन कहा जाता है इसको। तो जो डबल रिंग साइन है, होलो साइन है, वो किसकी वजह से आता है, बेसिलार
स्कल फ्रैक्चर की वजह से आता है। इसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है, मोस्ट कॉमन हेड इंजरी कौन सी होती है भाई? हेड इंजरी, मोस्ट कॉमन हेड इंजरी कौन सी है? तो देखिए वो कौन सी है, लीनियर स्कल फ्रैक्चर। कौन सी है? लीनियर स्कल फ्रैक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके अंदर। देखिए मैं आपको दिखाता हूं होलोसाइन कैसा होता है। देखिए ये है होलोसाइन। यहाँ पे क्या होगा, बाहर के साइड में कैसी रिंग बनती है? अच्छा मैंने इधर उल्टा बोला क्या? हाँ थोड़ा उल्टा बोला। इधर देखिए बाहर के साइड में कैसी होती है, येलो कलर की रिंग बनती है, जो किससे किसकी वजह से होती है? सीएसएफ की वजह से। और जो अंदर में होती है वो कैसी होती है? रेड कलर। कैसी रहेगी? रेड कलर। जो किसकी वजह से होती है? ब्लड की वजह से। और इस पर्टिकुलर साइन को ये किस पे परफॉर्म किया जाता है? कॉटन पे। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। और इस पर्टिकुलर साइन को क्या कहते हैं? होलो साइन। और इसका दूसरा नाम क्या है? डबल डबल रिंग साइन। इसका दूसरा नाम क्या है? डबल रिंग साइन। जो कि किस में देखने को मिलता है हमें? बेसिलार स्कल फ्रैक्चर के अंदर देखने को मिलता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिलार स्कल फ्रैक्चर को देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट कैंसर वुड ए नर्स कंसिडर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन ए क्लाइंट हिस्ट्री? कौन सा ऐसा मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो ब्रेस्ट कैंसर, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? बताइए। सबसे पहला, मिनार्की आफ्टर एज ऑफ 13। सेकंड है नल्ली पैरिटी। थर्ड है मैटरनल फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। और फोर्थ है अर्ली मिनोपॉज। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है, जो ऑप्शन फर्स्ट है वो कह रहा है कि अगर कोई फीमेल है जिसकी मिनार्की मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट कब हो रहा है? आफ्टर एज ऑफ 13। आफ्टर एज ऑफ 13। तो ध्यान रखना, अगर आफ्टर एज ऑफ 13 अगर किसी महिला का मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे ब्रेस्ट कैंसर के होने के चांसेस क्या रहते हैं? कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अर्ली मिनार्की है बिफोर द एज ऑफ 12.5 ईयर, अगर अर्ली है बिफोर बिफोर एज ऑफ 12.5 ईयर, वहां पे जो चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हैं वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया? गलत। सेकंड है नल्ली पैरिटी। नल्ली पैरिटी का मतलब क्या होता है? वो मदर जिसने आज तक कभी भी क्या नहीं किया है? कंसीव नहीं किया है, या फिर किसी भी बच्चे को क्या नहीं दिया है? जन्म नहीं दिया है, बर्थ नहीं दिया है। किसी जो महिला है उसने कभी भी किसी भी बच्चे को क्या नहीं दिया? जन्म नहीं दिया। उसको हम नल्ली पैरिटी कहते हैं। ये फैक्टर भी क्या नहीं है? ये फैक्टर होता है, हो सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर कर दे, लेकिन उतना नहीं होता। मतलब इसको हम कहें कि मान के चले 70% फैक्टर हो सकता है। चलिए थर्ड देखते हैं, मैटरनल फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अगर किसी महिला की मदर को या उससे पहले जो भी उनके फैमिली हिस्ट्री रही है उसके अंदर अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो वहां पे क्या होगा? बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि उस महिला को क्या हो? ब्रेस्ट कैंसर हो। तो जेनेटिक हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर के अंदर क्या होती है? बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो नल्ली पैरिटी से ज्यादा किसको हम प्रायोरिटी देंगे यहाँ पे? मैटरनल फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। फोर्थ है अर्ली मिनोपॉज। अर्ली मिनोपॉज होने से रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। ठीक है, अगर लेट मिनोपॉज है लाइक द एज ऑफ 45 ईयर टू 50 ईयर, अगर लेट मिनोपॉज है, लेट मिनोपॉज है, उस कंडीशन में क्या होगा? चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा? राइट आंसर हमारा आंसर सी, मैटरनल फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, ए क्लाइंट रिटर्न फॉर हर फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रीनेटल चेकअप एंड हैज गेन 10 एलबीएस इन 2 मंथ। देखिए एक महिला है जो अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देखिए ध्यान लगाने वाली बात है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आई है हमारे पास, जो 2 महीने के अंदर कितना एलबीएस गेन कर चुकी है? 10 एलबीएस गेन कर चुकी है। द रिजल्ट ऑफ हर फिजिकल एग्जामिनेशन आर नॉर्मल। उसके जो फिजिकल एग्जामिनेशन के प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन हुए हैं वो नॉर्मल है। हाउ डज द नर्स इंटरप्रिटेट द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन अबाउट डाइट एंड वेट कंट्रोल? ठीक है, चलिए
तो इसका ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, शी इज कंटिन्यू विद हर डाइट एज प्रीवियसली टॉट। जिसको जो उसको जो पहले की तरह जानकारी दी गई है वही जानकारी वो अपने पास रखे, और जो डाइट कंट्रोल है, जो उसको बताया गया है पहले सिखाया गया है वैसे ही वो कंट्रोल करती चली जाए। नेक्स्ट है शी नीड फर्दर इंस्ट्रक्शन एंड री। थर्ड है शी नीड टू इंक्रीज हर कैलोरी इनटेक, और फोर्थ है शी नीड टू बी प्लेस ऑन ए रेस्ट्रिक्टिव डाइट इमीडिएटली। तो क्या आंसर होगा? बताइए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? शी इज कंटिन्यू विद हर डाइट एज प्रीवियसली टॉट। क्यों? क्योंकि उसने जो वेट गेन किया है 10 lbs इन 2 मंथ। देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं, 10 lbs 2 मंथ में कितने होते हैं? 8 वीक होते हैं। तो एक्सपेक्टेड वेट गेन 8 to 10 lbs। क्यों? क्योंकि 1 वीक इज इक्वल टू 1 lbs। कितना? 1 वीक इज इक्वल टू 1 lbs। वेट क्या होता है? इंक्रीज होता है। महिला को 8 वीक हुए हैं अभी टोटल, तो उसका कितना वेट इंक्रीज होना चाहिए? अराउंड 8 lbs to 10 lbs। और महिला का जो वेट है वो अराउंड कितना हुआ है? 10 lbs इन 2 मंथ। तो हमारी ये जो एक्सपेक्टेशंस थी वो नॉर्मल थी, इसीलिए हम महिला को क्या कहेंगे कि आपको जो पहले बता रखा है, जैसा डाइट प्लान, जैसी चीजें, एक्सरसाइज जैसी हमने आपको पहले डाइटरी एडवाइस की है, आप उसके साथ क्या कर सकते हैं? कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 47। द प्रायोरिटी नर्सिंग गोल व्हेन वर्किंग विद ए ऑटिस्टिक चाइल्ड। एक बच्चा है जो किसका है? ऑटिस्टिक चाइल्ड है। तो उसके साथ में हमें प्रायोरिटी जो हमारा नर्सिंग गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? चलिए ऑप्शन देखिए। टू एस्टेब्लिश ट्रस्ट विद द चाइल्ड। बच्चे के साथ क्या डेवलप करना है? ट्रस्ट डेवलप करना है। सेकंड है टू मेंटेन कम्युनिकेट विद द फैमिली। थर्ड है टू प्रमोट इन्वॉल्वमेंट इन द स्कूल एक्टिविटीज। और फोर्थ है टू मेंटेन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। बच्चे की क्या पूरी करनी है? न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। देखिए, आपको थोड़ा सा बताते हैं ऑटिस्टिक चाइल्ड के बारे में। देखिए, जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है वो कैसा होता है, ध्यान देना। उसके जो कॉमन फीचर होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहला, आई कांटेक्ट कम करता है बच्चा। क्या करेगा? आई कांटेक्ट कम करेगा। जब आप उससे बात करेंगे तो वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेगा, आपको बहुत कम रिप्लाई देगा, और बात करते वक्त मतलब आपसे आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करेगा। आप अगर उसका नाम बुलाएंगे तो बच्चा क्या नहीं देगा? रिस्पॉन्स नहीं देगा। स्पीच डिले और कम्युनिकेशन डिफिकल्टी। बच्चे की स्पीच डिले हो सकती है। बच्चा जब बात करेगा तो बहुत सारे वर्ड्स को क्या नहीं कर पाएगा? फॉर्म नहीं कर पाएगा, सेंटेंस नहीं बना पाएगा। फोर्थ है अकेले रहना पसंद होगा बच्चे को। बच्चा जो रहेगा लॉनलीनेस, खुद के अंदर ही रहेगा, और बच्चा सेपरेट रहेगा, पैरेलल प्ले करेगा, सेपरेट रहेगा, आइसोलेट रहेगा, अपने साथ वाले बच्चों के साथ नहीं खेलेगा। नेक्स्ट, एक ही काम और वर्ड बार बार करना। अगर कोई वर्ड वो बोल रहा है तो वो बार बार बोलने लगेगा, या अगर वो किसी कोई काम कर रहा है तो वो बार बार वो काम करने लगेगा। नेक्स्ट, रूटीन चेंज होने पे अपसेट होना। मतलब बच्चे का अगर आपने रूटीन चेंज किया, जैसे रोज शाम 7 बजे वो एक पर्टिकुलर गेम अपने मोबाइल फोन में खेलता है, या फिर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर करता है, लेकिन उस समय आप उसको कोई और एक्टिविटी करवाने में करोगे तो वो अपसेट हो जाएगा। और लास्ट है हाथ फ्लैप करना या रिपीटेटिव मूवमेंट। अगर ऑटिस्टिक बच्चा होता है तो अपने रिपीटेटिव मूवमेंट्स करता है, अपने हाथ या पैर जो है उनको रिपीटेटिवली वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है। अब इस पर्टिकुलर ऑटिस्टिक चाइल्ड के बारे में आपको पता लग गया। अब देखिए, तो इसके अंदर कौन सा फीचर है जो नर्स उसको, उसका जो पर्टिकुलर नर्स है उसका गोल होना चाहिए? टू एस्टेब्लिश ट्रस्ट विद द चाइल्ड। देखिए, बच्चे के साथ अगर वो ट्रस्ट डेवलप करेगी तो बच्चा उसके साथ आई कांटेक्ट करेगा, अच्छे से बात करने की कोशिश करेगा, उससे जो अपनी दिक्कत है वो सब चीज बताने जो नर्स है उसको बताएगा। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही लग रहा है। सेकंड है टू मेंटेन कम्युनिकेशन विद द फैमिली। देखिए, यहाँ पे फैमिली का कोई रोल नहीं है, बच्चे जो प्रॉब्लम है वो बच्चे को है। नेक्स्ट है टू प्रमोट इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल एक्टिविटी। देखिए, स्कूल एक्टिविटी को इन्वॉल्वमेंट में लेने के लिए जो पर्टिकुलर बच्चा है वो ऑलरेडी आइसोलेट रहता है, अगर स्कूल एक्टिविटी के अंदर उसको और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा तो वो और ज्यादा उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर एंजाइटी और टेंस फील करेगा।
नेक्स्ट है टू मेंटेन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। यहाँ पे ऑटिस्टिक चाइल्ड का जो बच्चा होता है वो न्यूट्रिशनल जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है वो खुद पूरी कर लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा न्यूट्रिशनल जो डेफिसिट हो जाता है या फिर माल नरिश्ड हो जाता है, तो वो जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो अपनी मेंटेन कर सकता है। तो आपका जो इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे, ये जो तीनों ऑप्शन है वो हमारे क्या हो गए, गलत हो गए, और हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, टू एस्टेब्लिश द ट्रस्ट विद द चाइल्ड। ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए नेक्स्ट देखिए। Next, question number 48. The nurse would need to monitor the serum glucose level of a client receiving which of the following medication, owing to the effect on glycogenolysis and insulin release. चलिए, फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा मेडिकेशन है जिसके अंदर जो व्यक्ति नर्स है वो पेशेंट का सीरम ग्लूकोज लेवल चेक करेगी। ऐसी कौन सी ड्रग देंगे जो सीरम ग्लूकोज लेवल को हाई कर देगी, बढ़ा देगी। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है नॉन एपिनेफ्रिन, सेकंड ऑप्शन है डोब्यूटामाइन, थर्ड ऑप्शन है प्रोपेनोलॉल और फोर्थ ऑप्शन है एपिनेफ्रिन। तो बताइए कौन सा जो ड्रग है वो सीरम ग्लूकोज लेवल को अफेक्ट करेगी। चलिए तो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहला है नॉन एपिनेफ्रिन। देखिए नॉन एपिनेफ्रिन क्या करती है, नॉन एपिनेफ्रिन करती है, अगर बात करें नॉन एपिनेफ्रिन की तो इसके जो साइड इफेक्ट है वो क्या करेगी, ब्रेडिकार्डिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करेगी, ब्रेडिकार्डिया। इसके अलावा डिक्रीज पेरिफेरल परफ्यूजन, क्या करेगी, डिक्रीज पेरिफेरल परफ्यूजन। सेकंड है डोब्यूटामाइन, ये क्या करेगी, इंक्रीज हार्ट रेट, बीपी, नोजिया, हेडेक। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोपेनोलॉल, ये क्या करेगी, इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, एल्केलाइन फॉस्फेटेस और एलडीएच को क्या कर देगी, ये बढ़ा देगी। और फोर्थ है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन, देखिए एपिनेफ्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या करेगी, इंक्रीज सीरम ग्लूकोज। ये क्या करेगी, इंक्रीज सीरम ग्लूकोज बाय ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और इसके अलावा क्या करेगी, इसके अलावा करेगी इनहिबिट इंसुलिन रिलीज। क्या करेगी, इनहिबिट इंसुलिन रिलीज। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन हमारा क्या है, राइट आंसर है, इंक्रीज सीरम ग्लूकोज। जो एपिनेफ्रिन अगर हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं, एड्रेनालिन अगर दे रहे हैं, तो पेशेंट में क्या होने की चांसेस हैं, सीरम ग्लूकोज लेवल बढ़ने के चांसेस हैं। तो मॉनिटर जो नर्स है उसको कंटिन्यूअस मॉनिटर करते रहना है जो ग्लूकोज लेवल है उसको। ये बार बार नॉट में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। इसके अलावा, इसके अलावा देखिए, अगर प्रोलॉन्ग्ड यूज हुआ, इसके अलावा देखिए अगर प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एपिनेफ्रिन, अगर प्रोलॉन्ग्ड यूज हुआ एपिनेफ्रिन का, यहां पे इसको हम ऐसे समझते हैं, दोबारा से एक सेकेंड। साइड इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आ चुका है। इसमें जो सबसे पहला है वो है इंक्रीज सीरम ग्लूकोज लेवल। सो रेगुलरली मॉनिटर आरबीएस, रैंडम ब्लड शुगर। सेकंड जो है वो क्या करता है, इनहिबिट, सॉरी, इंसुलिन रिलीज। और थर्ड है वो क्या करता है, अगर इसका, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोलॉन्ग्ड यूज अगर हुआ तो ये क्या करेगी, सीरम लैक्टेट को बढ़ा देगी और पर्सन में क्या कॉज करेगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करेगी। क्या कॉज करेगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड डिक्रीज क्लोटिंग टाइम ऑल्सो।
ठीक है, तो ये इसके कुछ क्या है, साइड इफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। When a client question the nurse as to propose of exercise electrocardiography ECG जब कर रहे हैं in the diagnosis of cardiovascular disorder, the nurse response should be based on the fact that, देखिए एक पर्सन है जिसको हम क्या करवा रहे हैं, जिसको हम करवा रहे हैं ट्रेडमिल टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पेशेंट का, और उसको एक ट्रेडमिल पे दौड़ाते वक्त उसका ईसीजी चेक कर रहे हैं, तो पेशेंट जो है वो पूछता है कि ये मेरे साथ जो ये कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो, तो जो नर्स है उसका क्या जवाब होना चाहिए। तो फर्स्ट है द टेस्ट प्रोवाइड द बेसलाइन for further tests. Second है the procedure stimulate usually daily activity and myocardial performance. Third है the client can be monitored while cardiac monitoring and heart toning are done. और fourth है ischemia can be diagnosed with exercise increase O2 consumption and demand. बताइए क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, ये तो सबको पता ही होगा कि हम ईसीजी ट्रेडमिल के दौरान क्यों करते हैं, टू चेक इश्चीमिया कैन बी डायग्नोस बिकॉज एक्सरसाइज इंक्रीज O2 कंजप्शन एंड डिमांड, जिसकी वजह से जो ईसीजी के अंदर चेंजेस आएंगे, जो जब वो ट्रेडमिल के अंदर दौड़ेगा तो उस दौरान जो ईसीजी के अंदर चेंजेस आएंगे, क्योंकि उसके जो हार्ट है वो क्या डेवलप हो चुका है, इश्चीमिया डेवलप हो चुका है, और हार्ट को ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है, तो उस दौरान ईसीजी के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, बस वही चेंजेस देखने के लिए हम उसको ट्रेडमिल टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग मेडिकेशन वर नोटेड ऑन रिव्यू ऑफ द क्लाइंट होम मेडिकेशन प्रोफाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन वुड मोस्ट लाइकली पोटेंशियल और एलिवेट द सीरम डिजॉक्सिन लेवल। देखिए एक व्यक्ति है जिसको घर पे डिजॉक्सिन ले रहा है, तो ऐसे कौन सी होम मेडिकेशन उसका ध्यान रखना है कि अगर वो उसको डिजॉक्सिन के साथ में लेगा तो उसको डिजॉक्सिन का जो लेवल है या टॉक्सिसिटी है वो हो जाएगी। तो कौन सी मेडिकेशन है जो डिजोक्सिन के साथ में उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ा देती है अगर दोनों को कंबाइंड में दिया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल केसीएल, सेकंड ऑप्शन है थायराइड एजेंट, थर्ड ऑप्शन है क्विनिडिन, और फोर्थ ऑप्शन है थियोफाइलिन। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा डिजोक्सिन के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि डिजोक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे डिजोक्सिन, हम पढ़ेंगे डिजोक्सिन के बारे में, याद रखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया कॉज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, याद रखें ये बात, अगर हाइपोकैलेमिया है किसी पेशेंट को तो वो क्या करवा देगा, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी करवा देगा। बट इससे भी इंपॉर्टेंट बात, बट द डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, अगर किसी व्यक्ति में डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई है, होने के बाद डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज हाइपरकैलेमिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी व्यक्ति को हाइपोकैलेमिया है तो वो क्या कॉज करवा देगा, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज करवा देगा। बट अगर किसी व्यक्ति को डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई है उसके बाद में उसको क्या कॉज हो सकता है, हाइपरकैलेमिया कॉज हो सकता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट, इसके अलावा एक दो चीजें और हैं। थायराइड एजेंट डिक्रीज डिजॉक्सिन लेवल, जो हम थायराइड की टेबलेट लेते हैं वो क्या कर सकता है, डिजॉक्सिन के लेवल को क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, तो उसका भी ध्यान रखना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अलावा ध्यान से सुने, क्वेश्चन आया हुआ है क्यूनिडिन, क्यूनिडिन इंक्रीज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी और डिजॉक्सिन लेवल इन ब्लड, क्या कर सकता है वो, डिजॉक्सिन का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, नॉर्मल डिजॉक्सिन लेवल, अगर नॉर्मल डिजॉक्सिन के लेवल की बात करें तो कितना होता है, 0.5 टू 2 नैनोग्राम पर ml। ठीक है, और अगर टॉक्सिसिटी की बात करें, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी कितने में होगी,
मोर देन 2 नैनोग्राम पर ml, इसकी क्या हो गई, टॉक्सिसिटी होगी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। अगर हम बात करें एंटीडोट, अगर हम बात करते हैं एंटीडोट की बात करते हैं, तो डिजॉक्सिन का एंटीडोट क्या है, सभी को पता होना चाहिए, डीजी बाइंड। क्या है, डीजी बाइंड। और इसका दूसरा नाम क्या है, डीजी फैब। क्या नाम है, डीजी फैब। ये डीजी फैब के नाम से भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, डीजी फैब और डीजी बाइंड। नेक्स्ट, डिजॉक्सिन अगर टॉक्सिसिटी हुई है, डिजॉक्सिन की मान के चलिए अगर टॉक्सिसिटी, अगर डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई है, उसके बाद में क्या साइन सिम्टम आएंगे, तो उसके स्पेशल साइन सिम्टम आएंगे, वॉमिटिंग प्लस येलो विजन। येलो विजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में देखने को मिलेगा पेशेंट में ब्रेडी कार्डिया। क्या देखने को मिलेगा, ब्रेडी कार्डिया देखने को मिलेगा पेशेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं बिल्कुल समराइज कर देता हूं इसको। हम बात कर रहे हैं डिजॉक्सिन की। डिजॉक्सिन एक टैबलेट है जो हार्ट की क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देती है। क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर देती है। और किसका ड्रग ऑफ चॉइस है, किसका ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस, डिजॉक्सिन किसका ड्रग ऑफ चॉइस है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, सीएचएफ का ड्रग ऑफ चॉइस है। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के अंदर जो हार्ट अनेबल टू पंप होता है, उसकी जो कॉन्ट्रेक्टिलिटी है उसको बढ़ाने में हेल्प करती है। हाइपोकैलेमिया कॉज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, अगर किसी पेशेंट को पोटेशियम की कमी हो गई है तो क्या करवा सकता है, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी करवा सकता है। बट याद रखना है, अगर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई है तो उसके बाद में क्या कॉज हो सकता है, जो पर्सन होगा उसमें हाइपरकैलेमिया कॉज हो सकता है। नेक्स्ट, थायराइड एजेंट जितने भी हम देते हैं, जो थायराइड की जो थायरोक्सिन वगैरह टैबलेट वगैरह देते हैं, उनकी वजह से डिजॉक्सिन का लेवल क्या हो सकता है, कम हो सकता है। नेक्स्ट है, क्विनिडीन क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी और डिजॉक्सिन लेवल इन ब्लड, डिजॉक्सिन लेवल को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट, नॉर्मल डिजॉक्सिन लेवल 0.5 टू 2 नैनोग्राम पर एमएल होता है, टॉक्सिसिटी मोर देन 2 नैनोग्राम पर एमएल होती है। और इवन फैटल मोर देन 2.5 नैनोग्राम पर एमएल, ये क्या है, फैटल है। नेक्स्ट, इसका एंटीडोट क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट डीजी बाइंड और डीजी फैब इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है, एंटीडोट होता है। और अगर टॉक्सिसिटी हो गई है तो कौन सा साइन इंपोर्टेंट है, वॉमिटिंग विद येलो विजन और ब्रेडिकार्डिया, इसका क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉक्सिसिटी साइन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। तो अब बताइए कौन सा जो फैक्टर है जिसके साथ में जो डिजॉक्सिन है वो नहीं देना है। बिल्कुल सही, कौन सा है, क्विनिडिन। किसके साथ नहीं देना है, क्विनिडिन। देखिए केसीएल तो देना है, केसीएल अगर देंगे तो जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा। थायराइड एजेंट देंगे तो अभी अभी हमने पढ़ा कि थायराइड एजेंट क्या करते हैं, थायराइड एजेंट क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं ना कि बढ़ाते हैं। ठीक है, तो और थर्ड, ये डिक्रीज करते हैं ना कि बढ़ाते हैं। क्यूनिडिन क्या है, इंक्रीज करता है, क्यूनिडिन इंक्रीज करता है। और थियोफाइलिन जो है कोई इंपैक्ट नहीं डालता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेवेंट टू ए सुसाइडल क्लाइंट इज करेक्ट, which of the following statement relevant to a suicidal client is correct। फर्स्ट ऑप्शन है, द मोर स्पेसिफिक ए क्लाइंट प्लान द मोर लाइकली ही और शी इज अटेम्प्ट सुसाइड। जिसका जितना ज्यादा स्पेसिफिक प्लान होगा वो उतनी ही ज्यादा, या फिर जितने जिसका जितना अच्छे से जो प्लान किया हुआ होगा वो उतना ही जो है डिटेल एक्सप्लेन अगर आपको कर रहा है कि मैं ऐसे मरूंगा, या ये अब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, वो जो है वो अटेम्प्ट करेगा सुसाइड। तो क्या ये करेक्ट है। सेकंड है, ए क्लाइंट हु इज अनसक्सेसफुल इन फर्स्ट अटेम्प्ट एज इज नॉट लाइकली टू मेक फ्यूचर अटेम्प्ट। अगर किसी व्यक्ति ने अपना जो फर्स्ट अटेम्प्ट सुसाइड किया है और अगर वो पास नहीं हुआ है तो क्या अब वो दोबारा कभी नहीं करेगा, या फिर वो दोबारा कभी नहीं करेगा। थर्ड है, ए क्लाइंट हु थ्रेटन सुसाइड इज जस्ट सीकिंग अटेंशन एंड इज नॉट लाइकली टू अटेम्प्ट सुसाइड। जो लोग सुसाइड करने चाहते हैं वो केवल अपनी अटेंशन के लिए, केवल किसको कर रहे हैं, सीकिंग अटेंशन के लिए करते हैं, लेकिन वो जो सुसाइड है वो नहीं करते हैं। फोर्थ है, द नर्स हु केयर फॉर ए क्लाइंट हु हैज अटेम्प्टेड सुसाइड शुड नॉट मेक एनी रेफरेंस टू द वर्ड सुसाइड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट ईगो। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल,
जो ऑप्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है। द मोर स्पेसिफिक क्लाइंट प्लान द मोस्ट लाइकली ही और शी अटेम्प्ट सुसाइड। ये क्वेश्चन आ चुका है नॉरसेट के अंदर, नॉरसेट 9 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, जिसमें ये पूछा गया था कि एक व्यक्ति है जितना डिटेल एक्सप्लेन करेगा कि कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, जितना डिटेल प्लान होगा उसका, वो मोर लाइकली और क्या करना चाहेगा, वो सुसाइड अटेम्प्ट करेगा। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। व्हेन असेसिंग ए चाइल्ड विद डायबिटीज इंसिपिडस, अगर एक बच्चा है जो किसका है, डायबिटीज इंसिपिडस का है, द नर्स शुड बी अवेयर ऑफ द कार्डिनल साइन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कौन सा कार्डिनल साइन है डायबिटीज इंसिपिडस का? एनीमिया एंड वॉमिटिंग, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, इरिटेबिलिटी रिलीव्ड बाय फीडिंग फार्मूला, और फोर्थ है हाइपोथर्मिया एंड एजोटीमिया। चलिए, ये तो बिल्कुल सीएचओ लेवल का क्वेश्चन आया है, तो पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। द फिजिशियन ऑर्डर फ्लुएक्सेटिन, एक व्यक्ति है जिसको क्या दिया गया है, फ्लुएक्सेटिन दिया गया है। फॉर ए डिप्रेस्ड क्लाइंट, एक डिप्रेशन का जो व्यक्ति है उसको क्या दिया गया है, फ्लुएक्सेटिन दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स रिमेंबर अबाउट फ्लुएक्सेटिन, जो नर्स है उसको फ्लुएक्सेटिन के बारे में क्या पता होना चाहिए। देखिए नर्स, अभी आप नर्सिंग ऑफिसर बने नहीं है, उससे पहले आप मुझे बताइए कि जो फ्लुएक्सेटिन होता है वो कौन से ग्रुप का ड्रग होता है। जो फ्लुएक्सेटिन होता है वो कौन से ग्रुप का ड्रग होता है? अगर आप ये बता देंगे तो मान लो कि फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से नर्सिंग ऑफिसर बनने में कोई नहीं रोक सकता आपको। तो ये कौन सा ड्रग है? एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। वेरी गुड, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, कौन सा टाइप का ग्रुप ड्रग है? एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट टाइप का ड्रग है। तो अगर ये किसी बच्चे को चल रहा है तो जो नर्स है वो कौन सी बातों का ध्यान रखेगी? चलिए, फर्स्ट ऑप्शन, बिकॉज फ्लुएक्सेटिन इज ए ट्राइसाइकिल एंटी डिप्रेसेंट इज मे प्रेसिपिटेट ए हाइपरटेंसिव क्राइसिस। एक जो फ्लुएक्सेटिन होता है वो ट्राइसाइकिल एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप का होता है और मे प्रेसिपिटेट ए हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो देखिए ये ऑप्शन तो आपका यही गलत हो गया, क्योंकि ये कौन से ग्रुप का ड्रग है? ए टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, ना कि ट्राइसाइकिल। किसका नहीं है? ट्राइसाइकिल। देखिए अगर आप को है कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस, बिल्कुल करते हैं, किसके साथ करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, एम ए ओ इनहिबिटर्स जो ड्रग होती है उनके साथ में क्या करना होता है, सॉरी ये, हाँ उसके साथ में हाइपरटेंसिव क्राइसिस देखने को मिलता है। सेकंड, द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग अकर 2 to 4 वीक आफ्टर ट्रीटमेंट इज बिगन। अगर ये ड्रग स्टार्ट करते हैं तो इसके इफेक्ट आने को 2 से 4 वीक लगते हैं, बिल्कुल हो सकता है। थर्ड देखिए, फूड सच एज चीज, योगर्ट, सोयास एंड बनानास शुड नॉट बी ईटन विद दिस ड्रग। देखिए ये इसके साथ नहीं देते हैं, ये किसके साथ होता है? ये भी एम ए ओ जो टाइप की ड्रग हैं, माओ इनिबिटर्स जो हैं उनके साथ होता है, कि अगर आप माओ इनिबिटर्स के साथ में चीज देते हैं, योगर्ट, सोया सॉस वगैरह देते हैं, इसके अलावा बनानास वगैरह देते हैं, तो जो एम ए ओज होते हैं उनके साथ में कैसे रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं? हमें फैटल रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं, इसको बोलते हैं चीज लाइक रिएक्शंस। तो ये भी इसके साथ नहीं होता है, तो ये भी हो गया गलत। नेक्स्ट देखिए, फ्लुएक्सेटिन में बी एडमिनिस्टर सेफली इन कॉम्बिनेशन विद मोनो एग्जाइम ऑक्सीडेज एमएओ इनहिबिटर्स। तो ये भी गलत है। ये भी क्या होगा, अगर आपको फ्लुएक्सेटिन को आपने अगर एमएओ के साथ में दे दिया तो क्या हो सकता है, यहां भी फैटल रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? 2 to 4 वीक। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जितनी भी एंटी साइकोटिक ड्रग्स है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो होती हैं वो अपना एक्शन दिखाने में 2 to 4 वीक लेती ही है। ऐसा नहीं है एक पेशेंट है जो एंटीसाइकोटिक पे शिफ्ट हुआ है और होने के 5 दिन बाद, 3 दिन बाद ही घर वाले पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास कि अरे आपने जो दवा दी उसका असर आ ही नहीं रहा है, या फिर 10 दिन हुए आपके जो दवा चल रही है उसका कोई असर नहीं आ रहा है, आज भी वो वही हरकतें कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। एक नॉर्मल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, जितनी भी एंटीसाइकोटिक या जो मेंटल इलनेस से रिलेटेड ड्रग्स होती हैं, उनके इफेक्ट को आने में एटलीस्ट 2 to 4 वीक्स तो लगते ही हैं।
और कुछ ड्रग्स होती है जिनमें 4 to 6 वीक का भी समय लगता है बॉडी के अंदर उसका हाफ लाइफ प्लाज्मा जो साइकिल है वो मेंटेन होने के बाद में उसका इफेक्ट आता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ क्या हो गया, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ए चाइल्ड सस्टेन ए suprachondral fracture of the femur. When assessing for vascular injury, the nurse should be alert for the sign of ischemia, which include कौन सा साइन ऑफ इश्चेमिया है जो फ्रैक्चर ऑफ फीमर के बाद में देखने को मिलता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। फर्स्ट है ब्लीडिंग, ब्रूसिंग एंड हेमरेज। सेकंड है इंक्रीज द सीरम लेवल ऑफ क्रिएटिनिन, एल्कलाइन फॉस्फेट एंड एस्पिरेट ट्रांसएमिनेस। थर्ड है पेन, पोलर pulselessness, paresthesia and paralysis। और फोर्थ है generalized swelling, pain, diminished function use with muscle rigidity and cryptus। cryptus के बारे में हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो बोन के एजेस होते हैं, दो बोन के एजेस अगर आपस में रगड़ते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तब कैसी आवाज आती है, क्रिप्टस जैसी आवाज आती है। इस पर्टिकुलर आवाज को क्रिप्टस बोलते हैं। तो बताइए इसका क्या आंसर है। बिल्कुल, ये तो सबको पता ही होना चाहिए। कैसा इश्चेमिया का क्लासिकल साइन क्या होता है, पेन, पेलार, पल्सलेसनेस, पेरेस्थीसिया एंड पैरालिसिस। ठीक है, कैसा होता है, पेन, पेलर, pulselessness, paresthesia and paralysis are the classical feature of ischemia। चलिए, जो फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर ऑफ द फीमर है, उसके जो क्लासिकल साइन है, जो जिसकी वजह से इश्चेमिया डेवलप हुआ है, तो फ्रैक्चर ऑफ फीमर के जो क्लासिकल साइन है वो कैसा होगा, पेन होगा, पेलर होगा, पल्सलेसनेस, पैरास्थीसिया और पैरालिसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। ए क्लाइंट विद डायग्नोस ऑफ C4 इंजरी हैज बीन स्टेबलाइज्ड एंड इज रेडी फॉर डिस्चार्ज। एक पेशेंट है जो C4 इंजरी का है, सर्वाइकल 4 इंजरी का है, स्टेबल हो गया है, अब रेडी है डिस्चार्ज के लिए। बिकॉज दिस क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर ऑटोनॉमिक डिसरेफ्लेक्सिया। पेशेंट को क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पेशेंट को ऑटोनॉमिक डिसरेफ्लेक्सिया है। he had he and his family should be instructed to assess for and report। जो पेशेंट है उसकी हम छुट्टी कर रहे हैं, सर्वाइकल 4 इंजरी का पेशेंट है जिसकी हम छुट्टी कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट को ऑटोनोमिक डिसरेफ्लेक्सिया है, तो हम फैमिली को ऐसी कौन सी जानकारी बताएंगे कि अगर ये कंडीशन होती है तो आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। बताइए, डिजीनेस एंड टेकिपनिया, सर्क्यूमोरल पेलर एंड लाइटनेस, थर्ड है हेडेक एंड फेशियल फ्लश, और फोर्थ क्या है, पेलर एंड इचिंग ऑफ द फेस एंड नेक। बताइए कौन सा रहेगा। चलिए थोड़ा इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सेजरेट रिफ्लेक्स ऑफ द ऑटोनॉमस, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नर्वस सिस्टम स्पेशल इन सिंपैथेटिक। देखिए क्या होगा कि जब भी ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया होगा तो उस कंडीशन में जो एक्सेजरेट कर जाएगा रिफ्लेक्स किसका, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का जो रिफ्लेक्स है वो जनरेट हो जाएगा या एक्सेजरेट कर देगा, और स्पेशली कौन सा, सिंपैथेटिक टाइप का। उस वजह से क्या रिजल्ट आएगा, देखिए इंपॉर्टेंट है, उस वजह से क्या रिजल्ट आएगा, इसकी वजह से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा पूरी बॉडी में। क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। इसके अलावा क्या होगा, बीपी इंक्रीज हो जाएगा, और इसके अलावा पेशेंट में हेडेक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फेशियल फ्लशिंग देखने को मिल सकती है। देखिए एक पेशेंट है जिसका C4 इंजरी है, C4 इंजरी की वजह से उसको ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया होता है। ये ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया क्या होता है कि एक्सेजरेट रिफ्लेक्स ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एकदम से उसका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, एक्सेजरेट करता है, जिसकी वजह से उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ता है, और बढ़ने की वजह से रिजल्ट क्या होता है, पूरी बॉडी में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ता है। उसको यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हम, जो हैवी स्वेटिंग होती है पेशेंट को, हैवी स्वेटिंग होती है। इसके अलावा बीपी बढ़ता है, हेडेक होता है, फेशियल फ्लशिंग होती है, पेशेंट को घबराहट होती है, बाउंडिंग पल्स देखने को मिल सकती है। तो ये सारी कंडीशंस किस में होने स्टार्ट होती है, जब पेशेंट में ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया होता है। तो यहाँ पे कौन सी बात ध्यान रखना है, देखिए डिजीनेस टैकिपनिया नहीं होगा, नेक्स्ट है सर्क्यूमरल पेलर एंड लाइटनेस नहीं होगी, हेडेक एंड फेशियल फ्लशिंग होगा ड्यू टू इंक्रीज बीपी,
और फोर्थ है पहला इचिंग एंड फेस एंड नेक, देखिए ये भी नहीं होगा। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या होगा, हेडेक एंड फेशियल फ्लशिंग। आई होप आपको ये समझ आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56। ए क्लाइंट विद एम्फाइसीमा इज प्लेस्ड ऑन डायूरेटिक्स, एक पेशेंट है जो कैसा है, एम्फाइसीमा का पेशेंट है, किस पे लिया गया है, डायूरेटिक्स पे, in order to avoid potassium depletion as a side effect of the drug therapy, which of the following food should be included in his diet? एक पेशेंट है जिसका जो एम्फाइसीमा का है, उसको डायूरेटिक्स पे लिया गया है, डायूरेटिक्स पे लिया गया है। ऐसा कौन सा फूड है जो पेशेंट की जो डाइट है उसके अंदर इंक्लूड करना है, जिसकी वजह से उसको क्या ना हो, हाइपोकैलेमिया। जो डायरेटिक्स है उसकी वजह से हाइपोकैलेमिया ना हो, एक्सेसिव जो पोटेशियम है उसको किडनी क्या कर देगी, उसको किडनी बाहर निकाल देगी। क्यों, क्योंकि पेशेंट को डायरेटिक चल रहे हैं। उस पर्टिकुलर कंडीशन से बचने के लिए, पोटेशियम को बचाने के लिए इनमें से कौन सा जो फूड है हम पेशेंट की डाइट के अंदर इंक्लूड करेंगे? फर्स्ट है सिलरी, पोटेटोज, टोमेटोज और लीवर, बताइए। देखिए जो सिलरी होता है ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, हाई इन सोडियम। किसमें हाई होता है, सोडियम में। जो पोटैटोज होते हैं वो क्या होते हैं, हाई इन पोटेशियम। किसमें ज्यादा होते हैं, पोटेशियम में ज्यादा होते हैं। जो टोमेटोज होते हैं वो भी हाई इन सोडियम। और इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, लीवर पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये किस क्या होते हैं, हाई इन आयरन। किसमें हाई रहेंगे, आयरन में हाई रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है जो टोमेटोज और सिलरी होता है वो किसमें ज्यादा होते हैं, सोडियम में। और जो लीवर होता है वो किसमें ज्यादा होता है, आयरन में। लेकिन हमें किसकी जरूरत है, पोटेशियम की। हमें किसकी जरूरत है, पोटेशियम की। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, पोटेटोज। ठीक है, पेशेंट को क्या ऐड करना है, पोटेटोज और बनानास। और क्या करना है, बनानास भी ऐड करना है। इसके साथ साथ में हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को जो नारियल पानी होता है, पेशेंट का जो नारियल पानी होता है हम वो भी पिला सकते हैं, उसमें भी अच्छा खासा पोटेशियम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम इंडिकेट ए टेंशन न्यूमोथोरेक्स एज कंपेयर टू ए ओपन न्यूमोथोरेक्स? कौन सा साइन एंड सिम्टम है जो इंडिकेट करता है टेंशन न्यूमोथोरेक्स को कंपेयर टू किसके, जो ओपन न्यूमोथोरेक्स है उसके? चलिए पहला जो ऑप्शन है वो है वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो रहा है, तो हम पता लगा सकते हैं कि इसको टेंशन न्यूमोथोरेक्स है। सेकंड हाइपोक्सीमिया एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। थर्ड है मीडियास्टर्नल टिश्यू एंड ऑर्गन शिफ्टिंग। और फोर्थ है डिक्रीज टाइडल वॉल्यूम एंड टेकिपनिया। कौन सी कंडीशन है जिससे आप बता सकते हैं कि पर्टिकुलर पेशेंट को टेंशन न्यूमोथोरेक्स है, ओपन न्यूमोथोरेक्स नहीं है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन सी। क्या है, ऑप्शन सी, मीडियास्टर्नल टिश्यू एंड ऑर्गन शिफ्टिंग। देखिए होता क्या है, और जो टेंशन न्यूमोथोरेक्स है उसमें क्या होता है, इंक्रीज इंट्रा थोरेसिक प्रेशर। क्या होता है, इंक्रीज इंट्राथोरेसिक प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है, शिफ्ट ऑफ मीडियास्टर्नल टिश्यू टूवर्ड्स अनअफेक्टेड साइड। ये क्वेश्चन आ चुका है, अनअफेक्टेड साइड। इसीलिए बोल रहा हूं हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में जो बाकी का उसका एक्सप्लेनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स के अंदर जो शिफ्ट होता है वो किस साइड होता है, अनअफेक्टेड साइड होता है कि अफेक्टेड साइड होता है? तो कहां होता है, अनअफेक्टेड साइड उसका क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, साइड अवे फ्रॉम मिड लाइन। मिड लाइन से क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा। तो जब आप उसका एक्सरे करेंगे तो एक्सरे में आपको क्या दिखाई देगा, ट्रेकियल डेविएशन। ये पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था। उसको क्या देखने को मिलेगा, ट्रेकियल डेविएशन देखने को मिलेगा टेंशन न्यूमोथोरेक्स के अंदर। तो टेंशन न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मीडियास्टर्नल टिश्यू जो क्या हो जाते हैं, अनअफेक्टेड साइड शिफ्ट हो जाते हैं,
जिसकी वजह से ट्रेकिया थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम मिड लाइन, जिसकी वजह से हम एक्सरे, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है उसके अंदर ट्रेकियल डेविएशन देखने को मिलता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, मिडियस्टर्नल टिश्यू एंड ऑर्गन शिफ्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A 38-year-old pregnant woman visit the nurse practitioner for her regular prenatal checkup. She is 30 week gestation. कितनी है? 30 week gestation है। और महिला की उम्र कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है। 38 साल की महिला है, 38 ईयर की महिला है, एल्डरली ग्रेविडा है, जो अभी 30 वीक की क्या है, प्रेग्नेंट है। द नर्स शुड बी अलर्ट टू विच कंडीशन रिलेटेड टू हर एज। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें नर्स क्या रहेगी, अलर्ट रहेगी उसकी एज को लेके। चलो, फर्स्ट है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सेकंड है सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, थर्ड है इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, और फोर्थ है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें महिला की एज को लेके जो नर्स है वो थोड़ा वरिड रहेगी या अलर्ट रहेगी पर्टिकुलर प्रेगनेंसी जो महिला को हुई है उसमें। चलिए वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहला है आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंसी क्या है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी के अंदर ये है, नॉट एज रिलेटेड, क्या है, एज रिलेटेड नहीं है। सेकंड क्या है, सेक्सुअलिटी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये क्या है, ज्यादातर क्या होती है, प्रायोर टू प्रेगनेंसी। कैसे रहेगी, प्रायोर टू प्रेगनेंसी, नॉट एज रिलेटेड, ये भी क्या नहीं है, एज रिलेटेड नहीं है। थर्ड क्या है हमारा, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ये क्या है, ये है फीटल मैचुरेशन की वजह से, जो माल मैचुरेशन हो रहा है फीटस का, नो, या फिर डिले हो रहा है या उसकी वजह से होता है, नॉट एज रिलेटेड। किसकी वजह से नहीं है, एज रिलेशन की वजह से नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, तो एट द एज ऑफ मोर देन 35, अगर एज कितना हो गया है, मोर देन 35 अगर एज हो गया है, तो क्या हो गया है, रिस्क फैक्टर है किसका, हाइपरटेंशन का। और इसी के साथ साथ में और क्या रिस्क हो जाता है, फीटल एंड नियोनेटल, फीटल एंड नियोनेटल मॉर्टिलिटी एंड ट्राइसोमी। इस बच्चे को क्या हो सकता है, जो अगर महिला की एज 35 साल से ऊपर है तो उसको रिस्क फैक्टर क्या है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन का रिस्क है। साथ साथ में क्या रिस्क है, जो फीटल है, फीटल एंड नियोनेटल मॉर्टिलिटी, उन बच्चों में ज्यादा मॉर्टिलिटी होती है, और ट्राइसोमी होती है, डाउन सिंड्रोम वगैरह हो सकता है उस बेबी को। ठीक है, तो ये मॉर्टिलिटी या फिर जो ये कंडीशन है वो ज्यादा होती है उन महिलाओं में जिनकी एज क्या है, ज्यादा है, 38 ईयर है, और अभी 30 वीक गेस्टेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए टिपिकल A typical client is diagnosed with cellulitis in his right lower extremities. सॉरी, ए टाइप फर्स्ट डायबिटीज, जो एक पेशेंट है जो टाइप फर्स्ट डायबिटिक जो पेशेंट है, उसको सेल्यूलाइटिस इन हिज राइट लोअर एक्सट्रीमिटीज हुआ है। द नर्स वुड एक्सपेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टू बी प्रेजेंट इन रिलेशन टू हिज ब्लड शुगर लेवल। सबसे पहला है नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, सेकंड है ए डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, थर्ड है एन इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, और फोर्थ है फ्लक्चुएटिंग लेवल विद प्री डोवेन इंक्रीज। क्या आंसर होगा इसका? बिल्कुल सही आंसर, ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए किसके वजह से होता है, एन इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिए, hyperglycemia occur because glucose is produced as body response to the stress, illness and cellulitis। पर्टिकुलर पेशेंट को क्या हुआ है, डायबिटिक पेशेंट है लेकिन उसको क्या हो गया है, सेल्यूलाइटिस। तो इस पर्टिकुलर सेल्यूलाइटिस के रिस्पॉन्स में बॉडी क्या करेगी, ब्लड शुगर लेवल को क्या कर देगी, हाइक कर देगी। ठीक है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। जिन व्यक्तियों में क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस होता है, उनको कहते हैं ना ज्यादा टेंशन नहीं लेना वरना शुगर बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, तो वो इसी वजह से होता है। इन द स्टेज ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, इंक्रीज ब्लड शुगर। और इसके अलावा अगर बॉडी के अंदर टिश्यू रिपेयर होता है
या फिर सेल्यूलाइटिस होता है किसी भी वजह से, तो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ब्लड का शुगर का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का। ए लेबोरेटरी टेक्निक स्पेसिफिक फॉर डायग्नोसिस ऑफ लाइम डिजीज इज, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, लास्ट क्लास में लाइम डिजीज को अच्छे से समझाया है हमने। आप जाइए चेक करिए, लास्ट जो क्लास है हमारा लाइम डिजीज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और ऐसे ही हमारा जो क्लास है वो रूटीनली आपके पास आता रहेगा। तो बताइए इसका आंसर बताइए, ए लेबोरेटरी टेक्निक स्पेसिफिक फॉर डायग्नोसिस लाइम डिजीज, कौन सा टेक्निक है जो स्पेसिफिक किसके लिए है, लाइम डिजीज के लिए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, हेटेरोफिल एंटीबॉडी टेस्ट, डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, इंक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल, कौन सा टेस्ट है जो पर्टिकुलरली स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक है फॉर लाइम डिजीज। तो वेरी गुड, आंसर आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर टेस्ट करते हैं किसके अंदर,